हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे जेई मेन के सिलेबस में है। और इसी से रिलेटेड आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले अगर तुम लोगों को जेई मेन का कुछ थ्योरी के बारे में रिवाइज करना है तो तुम लोग हमारी बोर्ड वाली वीडियो को देख सकते हो, है ना। उसी के बेसिस पे यहाँ पे हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि फॉर सिलिकॉन यहाँ पे हम लोग को रेजिस्टिविटी दी हुई है जो कि कितनी है 3000 ओम मीटर। और म्यूई जो होता है, म्यूई है हमारा मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि दिया हुआ है 0.12, और ये इसका ऐसा यूनिट ही है। और म्यू एच जो है वो मोबिलिटी ऑफ होल्स, वो जो कि 0.045 दिया हुआ है। तो हम लोगों को यहाँ पे ये बताना है कि फाइंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ स्पेसिमेन ऑफ द मटेरियल फर्स्ट पार्ट में व्हेन 10 टू द पावर 19 एटम्स ऑफ फास्फोरस आर एडेड पर मीटर क्यूब। अब जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ए पार्ट अगर हम लोगों को सॉल्व करना है तो हम लोगों ने जो 10 टू द पावर 19 एटम्स ऑफ फास्फोरस ऐड किए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने यहाँ पे डोनर इम्प्योरिटी ऐड करी है। क्यों? क्योंकि फास्फोरस की वैलेंसी 5 होती है। तो हम लोगों ने डोनर इम्प्योरिटी ऐड करी है जो कि जिसका नंबर कितना है, जिसका है हमारा 10 टू द पावर 19 पर मीटर क्यूब। तो इसको हम लोग माइनस से लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, ये जो होगा ये लगभग लगभग हमारा एन ई बोल सकते हैं हम लोग इसको, है ना। एन ई क्या हो जाएगा, ये है हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब जो कि हम लोगों ने डोनर इम्प्योरिटी ऐड करी है उसी का। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे रो जो कि रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को अगर हम लोग देखें तो रेजिस्टिविटी होती है हमारी 1/म्यू ई इंटू एन ई इंटू ई। अब म्यू ई क्या है, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एन ई क्या है, एन ई है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जो कि अभी हम लोगों ने निकाला था पर मीटर क्यूब, जो हम लोगों ने ऐड किया है यहाँ पे, इंटू ई। ई जो होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला आता है ना। तो यहाँ से अब हम लोग इसको लिख सकते हैं जो कि कितना आ जाएगा, सारी वैल्यूज हम लोग को दी हुई है जो कि कितना है 0.12 इंटू एन ई हम लोग को यहाँ पे बोला हुआ है जो कि कितना है 10 टू द पावर 19, और इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, जो कि हम लोगों को इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो पता है हम लोगों को। तो यहाँ से जब हम लोग रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करेंगे, इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलता है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी आएगी वो आएगी हमारी कुछ 5.2 ओम मीटर। तो यही हमारी रेजिस्टिविटी होगी जो कि फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में हम लोगों को बोला है कि फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द स्पेसिमेन इफ फर्दर 2 इंटू 10 टू द पावर 19 बोरॉन एटम्स आर आल्सो एडेड पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो हम लोगों ने कुछ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड कर दी है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड करी है जो कि कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर 19 पर मीटर क्यूब, है ना। अब जैसे अगर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने पहले कुछ डोनर इम्प्योरिटी ऐड करी थी जो कि कितने थे 10 टू द पावर 19 था। अब हम लोगों ने उतना ही 2 इंटू 10 टू द पावर 19 एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड कर दी है। तो अब होगा क्या कि हमारे पास अगर होल्स की बात करें तो वो 2 इंटू 10 टू द पावर 19 है, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो हमारे पास 10 टू द पावर 19 है। तो क्या होंगे कि 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 10 टू द पावर 19 होल से कंबाइन हो जाएंगे, और हमारे पास कुछ एडिशनल होल्स बच जाएंगे। वो एडिशनल होल्स कितने होंगे, वो होंगे हमारे 2 इंटू 10 टू द पावर 19 माइनस 10 टू द पावर 19। तो उतने होल्स हमारे पास बच जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2 इंटू 10 टू द पावर 19 होल्स क्रिएटेड बाय बोरॉन एटम्स, क्रिएटेड बाय बोरॉन एटम्स, है ना। तो ये अब क्या करेंगे, रिकम्बाइन, ये जो होंगे ये रिकम्बाइन करेंगे, है ना। किससे रिकम्बाइन करेंगे, रिकम्बाइंस विथ 10 टू द पावर 19 electron from phosphorus atom, recombines with 10 to the power 19 atoms, 10 to the power 19 electrons from phosphorus atoms। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो नंबर ऑफ होल्स बचेंगे वो नंबर ऑफ होल्स कितने बचेंगे, 2 इंटू 10 टू द पावर 19 माइनस 10 टू द पावर 19, जो कि आ जाएगा हमारे पास 10 टू द पावर 19 पर मीटर क्यूब। इतने होल्स हमारे पास बच जाएंगे अभी। ठीक है, तो अब यहाँ से जब हम लोग रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करेंगे तो वो रेजिस्टिविटी भी हम लोग यहाँ से बता सकते हैं कि वो कितनी हो जाएगी, रेजिस्टिविटी रो जो होगी वो कितनी हो जाएगी 1/म्यू एच इंटू एन एच इंटू ई। और जब हम लोग यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो म्यू एच जो था वो हमारा कितना था 0.0, अगर हम लोग यहाँ से देखें तो म्यू एच हमको दिया हुआ है, म्यू एच दिया हुआ है 0.045।
ठीक है, तो म्यू एच का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 0.045। एन एच जो है वो भी हम लोगों को पता है, जो कि कितना था 10⁻19, और ये था हमारा 1.6 इंटू 10⁻−19। तो यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कुछ रेजिस्टिविटी भी आ जाएगी, तो इसको हम लोग सॉल्व करके बता सकते हैं कि हमारी रेजिस्टिविटी कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पे एक और बात ध्यान दे सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे जब हम लोग होल्स, हमारे पास मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को मतलब नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ होल्स होंगे, है ना, यहाँ पे अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो नंबर ऑफ होल्स जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कुछ इम्प्यूरिटी डाल दी है ना, वो एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी है, तो वो एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी जो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दी है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो तो एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ होल्स वो तो बहुत ही कम होंगे। तो इसलिए हम लोग इसको कंसिडर ही नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इसको मतलब मानते ही नहीं, और डायरेक्ट हम लोग रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि जो भी मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है उनको कंसिडर करते हुए। ठीक है, अब वहीं पे अगर हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि द VI कैरेक्टरिस्टिक, है ना, द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिलिकॉन डायोड इज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एट ID, जो कि अपने को यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। कितना है वो? 15 मिली एम्पियर करंट दिया हुआ है ना, डायोड करंट दिया हुआ है 15 मिली एम्पियर। और यहाँ पे एक और दिया हुआ है वोल्टेज, डायोड वोल्टेज जो है वो -10 वोल्ट है। तो हम लोगों को दो जगह बताना है कि क्या होगा। तो अगर हम लोग देख रहे हैं तो 15 मिली एम्पियर पे, एक तो यहाँ पे बताना होगा 15 मिली एम्पियर पे, और एक और यहाँ पे बताना है जो कि -10 वोल्ट पे है। ठीक है, तो इसी में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को यहाँ पे बायसिंग देखनी पड़ेगी। तो पहले फॉर फॉरवर्ड बायस अगर हम लोग बात करेंगे, तो फॉर फॉरवर्ड बायस जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फॉर फॉरवर्ड बायस, तो अब अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो स्टैटिक रेजिस्टेंस, है ना, यहाँ पे अगर हम लोग सेमीकंडक्टर में देखेंगे तो सेमीकंडक्टर में दो टाइप का रेजिस्टेंस हो सकता है, एक स्टैटिक रेजिस्टेंस, एक डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि हम लोग रेजिस्टेंस तो V/I होता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस में हम लोग उसको बोलते हैं डेल्टा V/डेल्टा I, और स्टैटिक रेजिस्टेंस होगा तो वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बताएंगे जो कि V/I होगा। तो अगर हम लोग को यहाँ पे स्टैटिक रेजिस्टेंस बताना है ना, अगर स्टैटिक रेजिस्टेंस बताना है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बताना है फॉरवर्ड बायस में, तो वो क्या हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पे अब हम लोगों को कितना दिया हुआ है 15 मिली एम्पियर, तो 15 मिली एम्पियर के लिए यहाँ पे जो अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो हमारे पास वोल्टेज कितना है, 15 मिली एम्पियर के लिए वोल्टेज कितना है 0.75 वोल्ट है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस जो होता है वो तो V/I होता है, ये हम लोग को पता है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग 0.75 अपॉन 15 मिली एम्पियर, जो कि 15 इंटू 10⁻⁻3, तो ये जो आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा 50 ओम आ जाएगा। तो स्टैटिक रेजिस्टेंस जो आएगा हमारे पास वो 50 ओम आ जाएगा। वैसे ही अगर मुझे डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालना है, डायनेमिक रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस जो होता है फॉरवर्ड बायस में, वो हमेशा वो क्या होता है डेल्टा V/डेल्टा I, डेल्टा V/डेल्टा I। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम लोग डेल्टा V/डेल्टा I निकालेंगे, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि डेल्टा V अगर मैं देखूंगा तो वो क्या हो जाएगा 0.75 -0.70 अपॉन, अगर यहां से देखोगे तो करंट का चेंज कितना आया होगा 15 - 10 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर तो 10⁻³ लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ऊपर आ रहा है हमारे पास 0.05, नीचे आ रहा है हमारे पास 5 इंटू 10⁻³ जो कि ये हो जाएगा हमारे पास 50/5, तो ये आ जाएगा कुछ 10 ओम आ जाएगा। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस जो आएगा फॉरवर्ड बायस में वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 10 ओम। और स्टैटिक रेजिस्टेंस अगर हम लोग देख रहे हैं फॉरवर्ड बायस में तो वो कितना हो जाएगा 50 ओम। अब देखो यहाँ पे एक और बात है कि फॉरवर्ड बायस कौन सा होगा, फॉरवर्ड बायस ऑब्वियसली जब करंट पॉजिटिव है तो उसको हम लोग फॉरवर्ड बायस बोल देंगे, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अगर पॉजिटिव होगा। डायोड में हम लोग फॉरवर्ड बायस कब बोलते हैं, डायोड में फॉरवर्ड बायस तब होता है जब हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल को पी साइड से कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को अगर हम लोग पी साइड से कनेक्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड बायस। और बैटरी का अगर पी साइड को मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अगर हम लोग एन साइड से कनेक्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा रिवर्स बायस। तो ये तो फॉरवर्ड बायस वाला हो गया केस। अब वहीं पे अगर मुझे रिवर्स बायस की बात करनी है तो रिवर्स बायस में भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो रिवर्स बायस में क्या होगा, रिवर्स बायस में अगर हम लोग देखें तो देखो, रिवर्स बायस में अगर आर स्टैटिक की बात करेंगे तो आर स्टैटिक तो हमको पता है कि V/I होता है। तो V/I होता है तो V कितना है हमारे पास, V है उस केस में, यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो V है हमारा 10 वोल्ट, और I जो होगा वो 1 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। तो 10 वोल्ट अपॉन 1 माइक्रो एम्पियर, तो 1 माइक्रो एम्पियर जो होगा वो कितना हो जाएगा 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ 10⁻7 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैटिक रेजिस्टेंस जो आ जाएगा वो हमारा 10⁻7 ओम आ गया।
वहीं पे अगर हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो डायनेमिक रेजिस्टेंस जो होगा आर डायनेमिक, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग डेल्टा वी बाई डेल्टा ई की बात करते हैं। तो अभी देखो 10 वोल्ट पे अगर हम लोग देख पा रहे हैं ग्राफ में, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। 10 वोल्ट पे अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है ना, पोटेंशियल का भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, करंट का भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये लगभग 0/0, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब ये लगभग लगभग इन्फिनिटी के बराबर ही हो जाएगा। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस अगर हम लोग रिवर्स बायस की बात करेंगे तो रिवर्स बायस में वो डायनेमिक रेजिस्टेंस कितना आएगा हमारा, जो कि इनफाइनाइट आएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। वहीं पे अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि फॉर ए जर्मेनियम प्लेट एट 300 केल्विन, एरिया भी दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, और थिकनेस दी हुई है 0.3 mm। तो यहाँ से अब अपने को ये बताया ये कि एन आई इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर जो है वो कितने हैं, 2 × 10⁻19 पर मीटर क्यूब, और मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 0.36, और यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ होल्स भी दिया हुआ है हमको 0.17। ठीक है, हम लोगों को ये बताना है कि फाइंड द करंट फॉर 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फेसेस। तो ये हमको बताना है। अब हम लोगों को ये पता है कि जो करंट होता है, तो पहले सबसे पहले हम लोग ए पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ए पार्ट में हम लोग को ये पता है कि जो करंट होता है वो क्या होता है, वो अभी अगर हम लोग कंडक्टर की बात करें तो वो NeA/Vd होता है। बट अगर मान लो कि मुझे सेमी कंडक्टर में निकालना है, तो सेमी कंडक्टर में निकालने के लिए अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेमी कंडक्टर में हम लोग को यहाँ पे दोनों का लेना पड़ेगा, दोनों चार्ज कैरियर्स का लेना पड़ेगा। हम लोग को यहाँ पे होल्स भी कंसिडर करने पड़ेंगे और हम लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी कंसिडर करने पड़ेंगे। तो जब मैं करंट की बात करता हूं तो यहाँ पे हम लोग को दोनों का देखना पड़ेगा। तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, Ne, मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कॉन्सेंट्रेशन इंटू ई, और एरिया हम लोग को दिया हुआ ही है, और इंटू Vd, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्लस NH इंटू ई इंटू ए इंटू Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। ठीक है, अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स हम लोगों ने लिख दिया। अभी हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है म्यू डी, मतलब Vd, वो किसके बराबर होती है, वो म्यू इंटू ई के बराबर होती है। ई जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, म्यू जो होगा वो मोबिलिटी हो जाएगी। तो वहीं से हम लोग, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग V/d भी लिख सकते हैं। V जो है ये क्या है, ये हमको पता है, V जो होगा ये है हमारा कुछ पोटेंशियल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम लोगों को याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड V/d होती है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो E/d होता है। ठीक है, तो यहीं से अब हम लोग इनकी वैल्यूज अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूं तो I इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास। अब देखो एन, अगर ये पूरा प्योर है, प्योर है, अगर प्योर सेमीकंडक्टर है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो उस केस में तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर ही होंगे, जो कि किसके बराबर होंगे, Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni बोल सकते हैं हम लोग, NH इज इक्वल टू Ni बोल सकते हैं। तो अब यहीं से मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहा हूं, तो देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, I इज इक्वल टू ये Ni इंटू ई इंटू ए इंटू, अब ये यूज कर लिया है मैंने Vd को, अब हम लोग क्या लिख देंगे, म्यू इंटू V/d, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू ई प्लस म्यू एच इंटू V/d। V जो है वो पोटेंशियल है जो हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में, जहाँ पे दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, वो 2 वोल्ट दिया हुआ है हम लोगों को। तो यहीं से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो करंट आएगा, वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो Ni तो दिया हुआ था 2 × 10⁻19, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग को पता होता है 1.6 × 10⁻−19, जो हम लोगों को एरिया दिया हुआ है वो हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, म्यू ई प्लस म्यू एच कर देंगे तो 0.36 प्लस 0.17 इंटू V/d, V है 2, और जो हमारे पास डिस्टेंस है उन दोनों के बीच का वो कितना है, 0.3 mm। तो 0.3 mm में अगर उसको मीटर में चेंज करूंगा तो ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो वहीं से अब मेरे पास करंट आ जाएगा, जो कि अगर मैं सॉल्व करूंगा तो वो करंट कुछ 1.13 एम्पियर के बराबर आएगा। ये तो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन हम लोग कर ही सकते हैं। अब इसी के बी पार्ट में हम लोग को बोला है कि इफ पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड यूजिंग दिस चिप, अगर इस चिप को यूज करके हम लोगों ने पीएन जंक्शन बनाया है, और हम लोगों ने ये भी दे दिया कि डोनर इम्प्यूरिटी जो है वो 10⁻23 पर मीटर क्यूब होगी, और एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी 10⁻22 पर मीटर क्यूब होगी रिस्पेक्टिवली। फाइंड द बैरियर पोटेंशियल। तो बैरियर पोटेंशियल क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि हम लोगों को कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा ताकि हमारे सर्किट में करंट फ्लो हो, है ना। इसके अक्रॉस हम लोग कितना पोटेंशियल डिफरेंस, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं कि उसके मतलब सर्किट में करंट फ्लो हो। अगर इतना पोटेंशियल नहीं लगाओगे तुम लोग तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। बैरियर पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जो हम लोगों को लगाना पड़ता है ताकि हम लोग वो जो ड्रिफ्ट के मतलब वो
जो हमारी डिप्लीशन लेयर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आता है उसको ओवरकम करने के लिए जो हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, उसी को हम लोग बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। तो वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे तो बी पार्ट में एक फॉर्मूला होता है, बैरियर पोटेंशियल का एक फॉर्मूला होता है जो कि ये है, के टी बाई ई इंटू एल एन ऑफ एन ए एन डी अपॉन एन आई का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा बैरियर पोटेंशियल का फॉर्मूला। ठीक है, एन आई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो केक जो है ये हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू टेम्परेचर हम लोग को दिया हुआ है जो कि 300 केल्विन है, अपॉन ई। ई का वैल्यू हम लोग को पता है 1.6 इंटू 10⁻−19। और यहीं से अगर हम लोग इसको देखें, सॉल्व करेंगे तो एल एन एन ए इंटू एन डी, एन ए का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻22 इंटू 10⁻23 अपॉन, यहाँ से अब हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये भी दिया हुआ था हम लोगों को कि हमारी जो एन आई का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, 2 इंटू 10⁻19। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो 2 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 10⁻38 आ जाएगा। और जब इसको लेते हुए अब हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो वीबी का वैल्यू आ जाएगा बैरियर पोटेंशियल, जो कि कितना हो जाएगा, 0.38 वोल्ट। तो बैरियर पोटेंशियल जो है वो ये आ जाएगा। तो अगर हम लोग को मान लो बैरियर पोटेंशियल कभी एग्जाम में आ जाता है तो हम लोग को ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा बैरियर पोटेंशियल के लिए। ये फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर याद रखना चाहेंगे तो इसको याद भी रख सकते हैं, जो कि क्या होता है, के टी बाई ई एल एन ऑफ एन डी बाई एन ए, मतलब एन डी इंटू एन ए अपॉन एन आई होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग इसको याद भी रख सकते हैं। वैसे ही अब अगर मान लो कि मेरे पास थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग को ये दिया हुआ है कि इफ पीएन जंक्शन करंट कैन बी एज्यूम्ड एज, यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया है कि ये जो पीएन जंक्शन का करंट है वो हम लोगों ने क्या मान लिया, आई एस इंटू ई टू द पावर ई वी बाई के टी -1। ठीक है, ये हम लोगों ने करंट एज्यूम कर लिया है। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आई एस का वैल्यू, ये जो आई एस है यहाँ पे जो यूज हो रहा है, ये आई एस का वैल्यू है हमारा 50 माइक्रो एम्पियर, और ये रिवर्स सेचुरेशन करंट है ना। तो हम लोग को ये बताना है कि करंट एट 0.2 वोल्ट फॉरवर्ड बायस। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोग को ये बताना है कि फॉरवर्ड बायस में जब हम लोगों ने पोटेंशियल लगाया 0.2 वोल्ट, तो फॉरवर्ड बायस में कितना करंट होगा। तो ये जो V है इस केस में, यहाँ पे जो यहाँ पे जो V दिया हुआ है ये वही है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में वो V जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में जो V होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा ऑब्वियसली। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखो सी पार्ट में अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि सी पार्ट में सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे कि हमारा 0.2 वोल्ट लगाया हम लोगों ने, और वो भी फॉरवर्ड बायस में। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, जो कि आई इज इक्वल टू 50, आई एस का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 50 इंटू ई टू द पावर ई वी अपॉन के टी -1। तो अब यहाँ से जब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारा कुछ माइक्रो एम्पियर में आ जाएगा। V का वैल्यू दिया हुआ है इस क्वेश्चन में जो कि 0.2 है। E का वैल्यू हम लोग को पता होता है, E जो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻−19 होगा। K अभी हम लोगों ने ऊपर भी यूज किया है, सेम ही है 1.38 इंटू 10⁻−23। और टेम्परेचर हम लोग को दिया हुआ था क्वेश्चन में जो कि कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग इसको पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर भी मिल जाएगा हम लोग को। तो यहाँ पे पुट करने पे जो भी आंसर आएगा वो लगभग लगभग कितना आ जाएगा, वो आ रहा है हमारा कुछ 0.11 एम्पियर आ जाएगा, 0.11 एम्पियर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसको बस सॉल्व करना है हम लोग को, है ना, सॉल्व करना है। अगर तुम चाहो तो ये के इंटू टी को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हैं, के इंटू टी का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हैं, जो कि कितना हो जाएगा 1.38 इंटू 10⁻−23 इंटू 300। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना होगा तो 1.6 इंटू 10⁻−19 से डिवाइड कर दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। और ऊपर तो ई इंटू वी लिखा हुआ ही है 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। फिर हम लोग उसको डिवाइड करके ई टू द पावर निकाल के -1 कर देंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट आ रहा होगा वो करंट आ रहा है हमारा कितना है, 0.11 एम्पियर आ रहा है। वहीं पे अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूंगा तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे अब मेरे पास क्या आएगा, सेकंड पार्ट भी अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो सेकंड पार्ट में हम लोग को ये दिया हुआ है कि 2 वोल्ट है और क्या है, रिवर्स बायस है। 2 वोल्ट रिवर्स बायस है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 इंटू ई टू द पावर ई इंटू वी। ई इंटू वी जो हो जाएगा वो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻−19। और वी जो है वो तो -2 वोल्ट लेना पड़ेगा अपने को, अपॉन
और जब हम लोग वन मतलब ये कितना हो जाएगा 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू टेम्परेचर 300 -1, ये माइक्रो एम्पियर में आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये कुछ इतना कुछ बड़ी वैल्यू आएगी, जो कि आएगी 50 इज इंटू e⁻⁻² बाय 0.026। जब हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं ना तो ये आता है 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये -2 अपॉन 0.026 अपॉन मतलब -1, जब हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो ये जो क्वांटिटी होगी है ना, तो ये बहुत ही बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी, e⁻ समथिंग, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी है ना। मतलब e⁻⁻, तो ये लगभग लगभग कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अगर हम लोग देख रहे हैं तो e⁻⁻50, e⁻⁻50 मान लो है ना। अगर हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं तो दो e⁻⁻100 के ऑर्डर का आ रहा है ये, है ना। तो ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी हो गई, बहुत ही छोटी क्वांटिटी हो गई, तो लगभग लगभग हम लोगों ने जीरो ही मान लिया इसको। तो जो करंट आ जाएगा वो रिवर्स सेचुरेशन करंट, वो कितना आ जाएगा -50 माइक्रो एम्पियर, जो हम लोग को इस क्वेश्चन में निकालना था। बेसिकली सी पार्ट में हम लोग को क्या बात करनी थी यहाँ पे कि रिवर्स सेचुरेशन करंट, देन फाइंड द करंट एट, हम लोगों को ये IS दिया हुआ रिवर्स सेचुरेशन करंट 50 माइक्रो एम्पियर, तो हम लोग को करंट निकालना था जब हम लोगों ने 0.2 वोल्ट लगाया फॉरवर्ड बायस में, या फिर हम लोगों ने 2 वोल्ट लगाया रिवर्स बायस में। तो इस केस में हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया हमारा। तो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है कि ये एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर है तो वो क्या करता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है कि अगर सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा होंगे तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स अगर कम होंगे तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। इस केस में क्या हो रहा है कि सेकेंडरी कॉइल का अगर हम लोग देख रहे हैं, प्राइमरी कॉइल तो सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स का रेशियो अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो वो 5:1 है। तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, ये होगा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो वहीं से अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो VS अपॉन VP जो होगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो हो जाएगा हमारा NS अपॉन NP। ये होता है हमारे ट्रांसफार्मर का रिलेशन। तो अभी हमारा VS अपॉन VP, VS क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल का पोटेंशियल डिफरेंस, VS पता नहीं अपने को कितना है, VP पता है, दिया हुआ है हम लोग को 230 वोल्ट इज इक्वल टू 1/5। तो ये जो VS आ जाएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा 230/5, जो कि किसके बराबर आ रहा है, ये है 46 वोल्ट। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा VS हो जाएगा और ये RMS वैल्यू होगी। VS मतलब सेकेंडरी ट्रांसफार्मर का जो आएगा वो हमारे RMS वैल्यू होगी। ऑब्वियसली यहाँ पे जो हम लोगों ने वैल्यू लगा रखी है, ये जो हम लोगों ने पोटेंशियल ये लगा रखा है पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होगा, ये AC करंट होगा, है ना, AC करंट है। अब देखो हो क्या रहा है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास ये एक रेक्टिफायर है ना, रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर का कैसे पता चला कि रेक्टिफायर है, यहाँ पे हम लोगों ने दो डायोड लगा रखे हैं और ये कैसा रेक्टिफायर है, ये है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, तो ये कॉइल के अब हम लोगों ने क्या कर रखा है कि मतलब यहाँ से सेंटर से हम लोगों ने इसको ग्राउंड कर दिया, मतलब ये वाली कॉइल और ये वाली कॉइल ये दोनों अलग अलग हो गई हैं। तो अभी क्या हो रहा होगा कि जब अगर हम लोग देख रहे हैं तो एक टाइम पे क्या होगा कि ऊपर वाला होगा फॉरवर्ड बायस, है ना। तो उस केस में जो करंट जा रहा होगा वो यहाँ से चला जाएगा, और ये वाला जो, और यहाँ से ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे कॉइल्स। ठीक है, तो क्या होगा कि मतलब अभी अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा होगा कि एक फर्स्ट हाफ साइकिल में ऊपर वाला फॉरवर्ड बायस होगा तो जो हमारा करंट फ्लो होगा वो इधर से फ्लो हो जाएगा। सेकंड वाले में क्या हो रहा है कि जब हमारा ये नीचे वाला फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, नीचे वाला डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि करंट जो होगा वो नीचे से फ्लो हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास इसके अक्रॉस लोड, ये लोड है 100 ओम, इसके अक्रॉस हमारे पास कुछ ना कुछ करंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा था कि हम लोगों ने यहाँ पे बीच में से लगा दिया है ना, यहाँ से हम लोगों ने बीच में से इसको ग्राउंड कर दिया है। तो अभी क्या हो रहा होगा कि जब ऊपर से करंट फ्लो हो रहा होगा तब उस केस में हमारे आधे कॉइल्स का ही पोटेंशियल जा रहा होगा, है ना, आधे कॉइल का ही पोटेंशियल जा रहा होगा। तो वो जो पोटेंशियल जा रहा होगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे पीक वोल्टेज, है ना, पीक वोल्टेज जो कि रेक्टिफाइड वोल्टेज की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो रेक्टिफाइड वोल्टेज कितना हो जाएगा, हाफ इंटू वी पीक, हाफ इंटू वी पीक, जो कि इनपुट है। अब ये इनपुट हम लोग प्राइमरी कॉइल की बात नहीं कर रहे हैं, ये इनपुट जो है वो किसका इनपुट है, ये हमारे सेकेंडरी कॉइल का इनपुट है रेक्टिफायर से पहले। तो हाफ क्यों लिया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसमें बीच में से इसको ग्राउंड कर दिया था, तो हमारे को आधी कॉइल से ही पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा होगा। ठीक है, जो ऊपर वाले डायोड में भी आधी कॉइल से मिल रहा होगा, नीचे वाले डायोड में भी आधी कॉइल से मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास RMS वैल्यू जो थी वो कितनी थी, वो 46 वोल्ट थी। तो अभी अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी 46√2। ठीक है, पीक वैल्यू ऑब्वियसली RMS जो होता है वो क्या होता है, पीक अपॉन √2 होता है, तो V0 अपॉन √2 होता है, तो वो यहाँ से ये आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो कितना आ जाएगा 23√2 वोल्ट। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ हमारा 32.4 वोल्ट के बराबर है।
ठीक है। अब वहीं पे इसमें सेकंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं, सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कि बताओ कि एवरेज डीसी करंट क्या होगा, कि एवरेज डीसी करंट थ्रू लोड। तो सेकंड पार्ट में हमसे ये पूछा है कि एवरेज डीसी करंट क्या होगा लोड के अक्रॉस। तो अब अगर हम लोग को एवरेज करंट निकालना होगा आई एवरेज, तो वो आई एवरेज कितना हो जाएगा, वी एवरेज अपॉन आर, है ना, वी एवरेज अपॉन आर। तो वो वी एवरेज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2V0 बाय पाई। एवरेज करंट को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो 2V0 बाय, मतलब एवरेज पोटेंशियल को भी या फिर करंट को भी, किसी को भी कैलकुलेट कर लो, तो वो 2/पाई साइन थीटा का जो वैल्यू आता है, ये 230 वोल्ट जो है ना, ये हम लोग साइन का फंक्शन ही मानेंगे इसको। 230 वोल्ट जो है वो साइन का फंक्शन ही है। तो साइन के फंक्शन की एवरेज वैल्यू जो आती है ना, वो कितनी आ जाती है हाफ साइकिल में, वो आ जाती है हमारी 2/पाई आ जाएगी। ठीक है। तो ये हमारी 2/2V0 बाय पाई आर इज इक्वल टू, तो इसको हम लोग पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 32.4 अपॉन 3.14 इंटू 100। तो जब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं तो जो हमारा करंट आ जाएगा आई एवरेज, वो करंट किसके बराबर आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कुछ 0.2 एम्पियर। इसको सॉल्व करने पे लगभग लगभग 0.2 एम्पियर के बराबर ये करंट हो जाएगा हमारा। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो अब हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें बोले हैं कि इन ए जेनर रेगुलेटेड पावर सप्लाई जेनर डायोड विथ वीजेड जो दिया हुआ है वो 6 वोल्ट है। वीजेड क्या है, ये है हमारे जेनर डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यूज फॉर रेगुलेशन। द लोड करंट इज दिया हुआ है हम लोग को, तो लोड करंट जो है वो 4 मिली एम्पियर है, और जो अनरेगुलेटेड इनपुट इज 10 वोल्ट। ये भी दिया हुआ है कि जो अनरेगुलेटेड इनपुट है वो 10 वोल्ट है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ सीरीज रजिस्टर आर एस, तो इसका कितना वैल्यू होगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम बना लेते हैं जो हम लोग को एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो ये जो सर्किट डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हमारा कुछ सीरीज रेजिस्टेंस है आर एस, यहाँ पे हमारा जेनर डायोड लगा हुआ है, जो कि ये जेनर डायोड लगा दिया हम लोगों ने। और इस जेनर डायोड के अक्रॉस हमारे कुछ एक लोड है। ये लोड हमको यहाँ से ऐसे इसके पैरेलल में, लोड जो होता है वो पैरेलल में लगा होता है। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो हमारा लोड करंट है वो है हमारा 4 मिली एम्पियर। ये जो लोड करंट था ये यहाँ से करंट आ रहा होगा जो कि कितना है, 4 मिली एम्पियर। तो ये हम लोग को दिया हुआ है। अब उसमें क्या बोल रहा है कि द अनरेगुलेटेड वोल्टेज इज 10 वोल्ट। तो ये जो टोटल पोटेंशियल है यहाँ के, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल पोटेंशियल वो कितना है, 10 वोल्ट है। और यहाँ पे इसने ये भी बोल दिया कि वीजेड जो है वो 6 वोल्ट है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 6 वोल्ट हो गया। तो हमारे जो सीरीज वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट, क्योंकि टोटल जो था वो कितना था, वो 10 वोल्ट था। तो सीरीज वाले के अक्रॉस हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 4 वोल्ट हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो इन्होंने एक और लाइन दी हुई है कि एज्यूम जीनर करंट टू बी 5 टाइम्स ऑफ लोड करंट। तो ये 4 मिली एम्पियर है, तो इसका 5 टाइम्स जो होगा वो जेनर करंट होगा। तो यहाँ से जो जा रहा होगा वो 5 × 4 कितना जा रहा है, 20 मिली एम्पियर। ठीक है। तो अब अगर यहाँ से आई करंट जा रहा था, तो आई जो करंट है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो हो जाएगा हमारा जीनर करंट, प्लस ये जो लोड के अक्रॉस करंट था वो वाला आई एल। तो यहाँ से जब हम लोग देख रहे हैं तो आई जो आएगा, ये आई वो किसके बराबर आ जाएगा, 20 मिली एम्पियर प्लस लोड के अक्रॉस करंट जो कि 4 मिली एम्पियर, जो कि आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 24 मिली एम्पियर। ठीक है। तो यहाँ से हमको 24 मिली एम्पियर आ गया। अब इसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है हम लोग को, 4 वोल्ट दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 4V इज इक्वल टू आई आर लगा देंगे। तो 4 इज इक्वल टू आई इंटू आर एस। तो 4 इज इक्वल टू आई हम लोगों ने अभी कैलकुलेट कर लिया, 24 मिली एम्पियर इंटू आर एस। तो जो सीरीज वाला रेजिस्टेंस है हमारा, वो सीरीज रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 1/6 इंटू 1000 ओम। और अगर हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे पूरा, तो ये जो आएगा ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 167 ओम आ जाएगा। तो जो सीरीज रेजिस्टेंस है वो हमारा 167 ओम हो गया। ठीक है। तो यही हमारा जो आएगा वो, ये क्वेश्चन में निकालना था कि सीरीज रेजिस्टेंस हम लोग कितना लगाएं ताकि ये जो सारी कंडीशंस दी हुई हैं वो सेटिस्फाई हो जाए। तो वो कितना आ रहा है हमारा, कुछ 167 ओम आ रहा है। अब अगर हम लोग आगे बढ़े हैं तो हम लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे कुछ बुलियन अलजेब्रा पे, है ना। बुलियन अलजेब्रा पे पहुंच जाएंगे तो हम लोग बुलियन अलजेब्रा में कुछ कुछ लॉज पता होने चाहिए। जैसे ये डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो क्या बोलता है कि ए प्लस बी बार जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार। वैसे ही ए बार डॉट बी बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी बार लिख सकते हैं। और कुछ कुछ साथ में और भी कुछ छोटे छोटे और पता होने चाहिए अपने को रूल्स, जो कि क्या होता है कि A+0 जो होगा वो किसके बराबर होता है, वो ए के बराबर होता है। ए मतलब कोई भी एक इनपुट है। वैसे ही अगर हम लोग A+1 करते हैं तो वो 1 के बराबर होता है। A+A बार अगर हम लोग करेंगे तो वो भी 1 के बराबर होगा। और
ए डॉट जीरो अगर हम लोग करेंगे तो वो जीरो के बराबर होगा, ए डॉट वन अगर हम लोग करेंगे तो वो ए के बराबर होगा। वैसे ही अगर हम लोग ए डॉट ए बार करेंगे तो वो जीरो के बराबर होगा, और ए डॉट ए करेंगे तो वो ए के बराबर होगा। तो ये सारी आइडेंटिटीज भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इन बुलियन अलजेब्रा में, है ना। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग देख सकते हैं, तो ये सारा हम लोग यूज करने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट अगर हम लोग सॉल्व करें तो ए पार्ट में हम लोग को क्या दिया हुआ है। ए पार्ट में दिया हुआ है कि ये है ए प्लस ए बार डॉट बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये हमको प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है। तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड हो सकते हैं, ठीक है। मेथड वन जो होगा वो हम लोग बोल सकते हैं कि इसको हम लोग टेबल बना के सॉल्व कर सकते हैं। मेथड वन में हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अगर हम लोग टेबल बनाए तो ये टेबल बना के सॉल्व हो सकता है। तो अब जैसे, तो हम लोग क्या करेंगे कि एलएचएस को सॉल्व कर लेंगे और वेरीफाई करेंगे कि वो आरएचएस में हम लोग पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ कॉलम्स बना लेते हैं। ये कुछ कॉलम है, ये हमारे इसमें ए होगा, ये हमारा बी होगा। ये वाला कॉलम कुछ ए प्लस बी का बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ए प्लस बी भी प्रूव करना है। ये वाले कॉलम में हम लोग यहाँ पे ए बार का बना लेते हैं, और ये जो कॉलम होगा ये हो जाएगा हमारा ए बार डॉट बी का बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि ए बार डॉट बी भी है इधर। और वैसे ही ये वाला कॉलम हम लोग बना देंगे जो कि क्या हो जाएगा, ए बार प्लस ए बार डॉट बी, ठीक है। अब इनपुट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, पहले 0 0 ले लेते हैं, फिर यहाँ पे 0 1 ले लेते हैं, फिर 1 0 ले लेते हैं, और 1 और 1, यही चार इनपुट जो है वो पॉसिबल हो सकता है। तो अब अगर हम लोग ए प्लस बी करेंगे तो 0 प्लस 0 जो होगा वो जीरो ही आ जाएगा। 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 मतलब ये और है ना। तो 0 प्लस 1 अगर हम लोग करते हैं तो वो 1 आ जाएगा। 1 प्लस 0 करेंगे तो वो भी 1 आ जाएगा, और 1 प्लस 1 करेंगे तो वो भी 1 आ जाएगा। अब वैसे ही ए बार मतलब इसका नॉट, तो जीरो का नॉट जो होगा वो 1, 0 का 1, 1 का 0, और 1 का 0। अब ए बार का प्रोडक्ट बी के साथ, ए बार डॉट बी, तो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 मतलब ये जो है ये एंड है ना। तो ए बार एंड बी, तो 1 और 1 1 हो जाएगा, और 0 और 0 0 हो जाएगा, और 0 और 1 जो होगा वो भी 0 हो जाएगा। तो वहीं अगर हम लोग देखें तो हम लोग को ए बार डॉट बी का ए के साथ और लेना पड़ेगा, तो वो कितना हो जाएगा, 0 और 0 का 0, 0 और 1 का 1, 1 और 0 का 1, और 1 और 0 का 1। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये दोनों सेम ही आ रहे हैं। तो यही हम लोग को प्रूव करना था कि यार ये एलएचएस जो था ये एलएचएस है, और ये आरएचएस है ए प्लस बी, ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो ये तो हमारा मेथड वन हो गया। वहीं पे अगर हम लोग मेथड टू लगाएं तो मेथड टू में हम लोग क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, मतलब जो भी हमारे फॉर्मूले हैं वो सारे यूज करेंगे हम लोग। तो हमारे को एक ये दिया हुआ है कि ए प्लस ए बार डॉट बी, इसको हम लोगों को प्रूव करना है ए प्लस बी के बराबर। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया ए बार। अब देखो, ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल वाला ही होता है, तो हम लोग को पहले से पता होना चाहिए कि हम लोग क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो ये, अब 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लोग लिख सकते हैं b+1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस ए बार डॉट बी। तो इसी को अगर हम लोग लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी। अब हम लोगों ने यहाँ से b कॉमन ले लिया, b कॉमन ले लिया तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा b इंटू ए प्लस ए बार, बी डॉट ए प्लस ए बार प्लस ए। और ये ए प्लस ए बार तो हम लोगों ने अभी देखा है ऊपर कि वो 1 होता है, तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। तो ये वाला भी सॉल्व हो गया ए पार्ट। वहीं पे अगर मुझे इसका बी पार्ट सॉल्व करना होगा तो वो बी पार्ट भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बी पार्ट में हम लोग को क्या दिया हुआ था, बी पार्ट में हम लोग को प्रूव करना है कि ए डॉट बी डॉट सी प्लस ए बार प्लस ए डॉट बी बार सी इज इक्वल टू ए बार प्लस सी। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, एलएचएस ही लेंगे हम लोग, यहाँ पे भी एलएचएस लेंगे, जो बड़ा होगा उसी को हम लोग छोटा करके उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो देखो यहाँ से हम लोगों ने इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से हम लोगों ने ए डॉट सी को कॉमन ले लिया, है ना। ए डॉट सी को हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ए डॉट सी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, बी प्लस
बी बार, बी प्लस बी बार बचेगा प्लस ए बार बच गया। अब बी प्लस बी बार जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कुछ ए डॉट सी प्लस ये जो हो जाएगा ये ए बार। अब देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, हमको सी तक पहुंचना है, तो इसको हम लोग वन, यहाँ पे वन मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डॉट सी प्लस वन लिख सकते हैं। तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डॉट सी प्लस ए बार डॉट सी प्लस ए बार। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, सी कॉमन ले लिया, सी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा हमारे पास, ए प्लस ए बार डॉट सी प्लस ए बार। अब ए प्लस ए बार जो होता है वो हमारा 1 होता है, तो फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है मेरे पास वो रिजल्ट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा ए बार प्लस सी। यही हमारा प्रूव हो गया, सेकेंड पार्ट भी हम लोगों ने इसी को प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं ट्रांजिस्टर वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को ट्रांजिस्टर एज ए स्विच देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये है हमारा कॉमन एमीटर वाला कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हम लोग ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो वीबीबी हम लोगों ने दिया हुआ है, ये वीबीबी जो होगा ये हमारा इनपुट है, इसको हम लोग इनपुट वोल्टेज बोल देंगे। यहाँ से कुछ करंट आ रहा होगा जो कि बेस में जा रहा होगा, जो कि इसलिए इसको आईबी बोल दिया है। ये बेस वाला रेजिस्टेंस होगा आरबी, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेस और एमीटर जंक्शन के अक्रॉस उसको हम लोगों ने वीबी बोल दिया। जो कलेक्टर एमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोगों ने वीसीई बोल दिया। और यहाँ से हम लोगों को कुछ आउटपुट मिल रहा होगा जो कि हम लोगों ने वीओ बोल दिया है। यहाँ का जो करंट आ रहा होगा वो होगा कुछ आईसी, है ना। और ये जो हमारा कलेक्टर का रेजिस्टेंस आरसी बोल दिया हम लोगों ने इसको। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशंस, तो इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, देखो इनपुट वोल्टेज वी आई जो होगा वो किसके बराबर है, वीवीवी के बराबर है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओम्स मतलब केवीएल से आई बी आर बी प्लस वीबी, जो यहाँ से है इसी की वजह से तो ये आई बी आर बी प्लस वी बी। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग आउटपुट वोल्टेज की बात करेंगे वीओ, जो कि किसके बराबर है, कलेक्टर एमीटर जंक्शन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम लोग आउटपुट वोल्टेज बोल रहे हैं, जो कि वीसीई है। अब वो जो वीसीई होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वीसी होगा वो वीसीसी माइनस आईसीआरसी, वीसीसी माइनस आईसीआरसी, ये होगा हमारा कुछ वीसीई। अब अगर हम लोगों ने मान लो कि जो वी को है, अगर हम लोगों ने इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज को अगर हम लोगों ने जीरो ले लिया, इनपुट वोल्टेज को जीरो ले लिया, तो ऑब्वियसली ये जो करंट होगा आईबी ये जीरो हो जाएगा। अगर आई भी जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आईसी भी जीरो हो जाएगा। अब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है यहाँ से, तो इधर जो आईसी जा रहा होगा वो भी क्या होगा, वो भी ऑब्वियसली जीरो ही हो जाएगा। तो जब आईसी इक्वल टू जीरो होता है तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि स्विच जो है वो ऑफ है, जो कि कट ऑफ रीजन में है। स्विच जो है वो ऑफ है और वो कट ऑफ रीजन में है। और जो वी होगा आउटपुट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वीसीसी के बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से कोई करंट आ नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईसी जीरो है तो ये वीसीसी के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर हम लोग वी आई बढ़ाते जा रहे हैं, वी आई बढ़ाते जा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग इनपुट वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, वीबीबी का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। अब वीबीबी बढ़ाते जा रहे हैं तो वीबी, तो अब क्या होगा कि आईबी बढ़ता जाएगा, जो हमारा बेस करंट है आईबी, आईबी बढ़ता जा रहेगा। अब आईबी अगर बढ़ रहा है तो आईसी भी बढ़ रहा होगा। इवेंचुअली क्या होगा कि अगर आईसी बढ़ रहा था, आईसी बढ़ रहा था, तो ये जो वीसीसी होगा, है ना, वीसीसी माइनस आईसीसी, है ना, मतलब आईसीआरसी। तो अब हमारे जो वीसीई होगा, है ना, जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो उस केस में ये क्या आ जाता है, ये सैचुरेशन स्टेट बोलते हैं इसको। जो स्विच होगा वो, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं कि वो ऑन हो गया। तो ये हमारा पूरा स्विच का कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे हमारी दो तीन इक्वेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो इनपुट वाली वी आई जो होगा वो किसके बराबर होता है, आई बी आर बी प्लस वीबीई। वैसे ही आउटपुट जो इक्वेशन आती है वीओ जो होता है, वीओ किसके बराबर हो जाता है, वीओ होता है हमारा वीसीई के बराबर, जो कि किसके बराबर होता है, वीसीसी माइनस आईसीआरसी के बराबर होता है। तो अब इसी के बेसिस पे हम लोग एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो ये रहा। यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है कि बीटा, बीटा जो होता है, बीटा क्या होता है, ये होता है हमारा रेशियो ऑफ आईसी अपॉन आईबी, है ना, रेशियो है हमारा आईसी बाय आईबी। बीटा जो है वो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट है, जो कि ये दिया हुआ है। अब इसने आईसी दिया हुआ है जो कि कितना है, 4 मिली एम्पियर है। तो 4 मिली एम्पियर अपॉन आईबी तो मुझे पता नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास 4 अपॉन आईबी अगर मैं लिख दूं तो वही हमारा बीटा हो जाएगा। बीटा कितना हो जाएगा, 200। तो यहाँ से हमको आईबी मतलब आईबी मिल जाएगा
जो कि आई बी कितना आ रहा है हमारे पास, आई बी आ जाएगा हमारे पास 4/200। ये मिली एम्पियर था, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 20 माइक्रो एम्पियर आ जाएगा। तो हमको बेस करंट मिल गया जो कि 20 माइक्रो एम्पियर आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट पार्ट में ये पूछा हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ आरबी। आरबी जो था वो हमारा बेस रेजिस्टेंस जो हम लोगों ने बात करी थी, सच दैट द स्विच इज फुल्ली ऑन when the input voltage is 2.5 volt, assume knee voltage is equal to 0.7 volt। ठीक है। नी वोल्टेज वो होता है जहाँ जिससे हम लोग को ज्यादा वोल्टेज देना पड़ता है, तभी हम लोग उस सर्किट में करंट फ्लो करवा सकते हैं। तो अभी हम लोग को क्या बोल रहा है कि यार जो हमारा आरबी निकालना है हमको, तो हमारे पास इक्वेशन थी वी आई जो कि किसके बराबर था, वी आई जो था वो वी बी ई प्लस आई बी आर बी, ये इक्वेशन थी हमारे पास। अब वी आई जो है वो कितना है, वो थे हमारा कुछ 2.5 वोल्ट। अब नी वोल्टेज जो है वो 0.7 वोल्ट दिया हुआ था, तो उसको हम लोग यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देते क्योंकि इतना ही हम लोग इनपुट, या फिर इसी को हम लोग वीबीई बोल देते हैं कि चलो ये वीबीई जो है वो कितना है 0.7 वोल्ट, यही हमारा नी वोल्टेज है। जो बेस एमीटर जंक्शन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वो है हमारा कुछ नी वोल्टेज जो कि 0.7 वोल्ट है। उसको तुम चाहो एलएचएस में लिखो, आरएचएस में लिखो, है ना। एलएचएस में आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, आरएचएस में आएगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस आई बी आर बी। अब आई बी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है जो कि कितना है 20 माइक्रो एम्पियर इंटू आर बी। तो जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है, ये आर बी का वैल्यू जब सॉल्व करूंगा तो आर बी का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 90 किलो ओम। तो फर्स्ट पार्ट का जो होगा वो हमने सॉल्व कर लिया। आई आर बी जो था वो क्या था, बेस रेजिस्टेंस, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया, कितना आ गया वो 90 किलो ओम आ गया। वैसे ही अगर हम लोग बात करें कि यार बी पार्ट में बोल रहे हैं कि इफ द लोड रिक्वायर्स 20 मिली एम्पियर करंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर बी एज्यूमिंग दैट द स्विच ऑन वोल्टेज इज 5 वोल्ट। तो अब इन्होंने क्या बोला है ना, इन्होंने ये बोला है कि ये लोड रिक्वायर्स 200 मिली एम्पियर करंट। तो लोड जो था उसमें करंट 200 मिली एम्पियर है, तो इन्होंने हम लोग को क्या दिया हुआ है, इन्होंने हमको आईसी दिया हुआ है, आईसी दिया हुआ है जो कि कितना है 200 मिली एम्पियर। और यहाँ पे अब हम लोगों को और क्या बोल रहे हैं कि यार बीटा जो है ना, बीटा का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो बीटा तो हम लोग फर्स्ट पार्ट वाले यूज कर लेंगे जो कि कितना है 200 है। तो वहां से हमको आई बी मिल जाएगा, आई बी कितना आ जाएगा 200/200, जो कि कितना आ जाएगा 1 मिली एम्पियर आ गया हमारा आई बी। वो इक्वेशन वापस यूज कर लेते हैं, वी आई इज इक्वल टू वी बी ई प्लस आई बी आर बी। तो अगर हम लोग ये यूज कर लेंगे तो यहाँ से हमको आर बी मिल जाएगा, वी आई का वैल्यू हम लोग को पता था, है ना। वी आई जो है हमको दिया हुआ इस केस में 5 इज इक्वल टू 0.7 प्लस आई बी आर बी। आई बी आर बी आई बी हम लोगों ने निकाल ही दिया है 1 मिली एम्पियर, तो 1 × 10⁻³ इंटू आर बी। तो यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आर बी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4.3 किलो ओम आ जाएगा। तो यही हमारे सेकेंड पार्ट का भी आंसर आ जाएगा। तो ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो ये यहाँ पे भी वही है, स्विच ट्रांजिस्टर एज स्विच यूज कर रहे हैं हम लोग। ये बोल रहे हैं कि वीवीबी सप्लाई कैन बी वेरिड फ्रॉम 0 to 5 वोल्ट। तो ये जो है हमारा पोटेंशियल जो हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये हमारा 0 से 5 वोल्ट तक वेरी कर रहा है। ठीक है। और द सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है बीटा डीसी जो कि दिया हुआ है, बीटा डीसी जो है वो 250 है, और आरबी जो है वो 100 किलो ओम, ये भी दिया हुआ है ना। और आरसी जो है वो 1 किलो ओम है, ये भी दिया हुआ है। ठीक है। अब इन्होंने क्या बोल दिया कि यहाँ पे ये 100 किलो ओम है, यहाँ पे के लगा देंगे, है ना। ये 100 किलो ओम है। और वैसे ही आरसी जो होगा ये भी 1 किलो ओम है। तो ये 1000 ओम बोल दो या फिर 1 किलो ओम बोल दो, एक ही बात है। ठीक है। और वीसीसी जो है वो हमारा 5 वोल्ट है, जो कि दिया हुआ है वीसीसी 5 वोल्ट है। एज्यूम दैट व्हेन द ट्रांजिस्टर इज सैचुरेटेड वीसीई इज इक्वल टू 0 वोल्ट एंड वीबीई इज इक्वल टू 0.8 वोल्ट। तो सैचुरेशन के केस में जो वीसीई है वो 0 वोल्ट है ना, और वीबीई जो है वो 0.8 वोल्ट है। तो हम लोग को ये बताना है मिनिमम आईबी फॉर विच ट्रांजिस्टर विल रीच सैचुरेशन। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग को यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, इन्होंने हम लोग को ये दिया हुआ है कि वी जो है इनपुट वोल्टेज जो है वो 0 से 5 वोल्ट तक वेरी कर रहा है। इनपुट वोल्टेज जो है वो 0 से 5 वोल्ट तक वेरी कर रहा है। और हम लोगों को इनपुट वोल्टेज जो है वो क्या होता है, वो वीसीई इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देख रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज है ना वीसीई, वीसीई जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा वीसीसी माइनस आईसीआरसी। और ये कितना दिया हुआ है हम लोगों को, 0 बोल रहे हैं कि क्या सैचुरेशन के केस में ये 0 वोल्ट है। तो हम लोगों ने यहाँ से 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से हमको आईसी का वैल्यू मिल जाएगा जो कि वीसीसी जो है वो क्या बोल रहा है, यह है हमारा कुछ 5 वोल्ट, 5
आरसी भी दिया हुआ है 1 किलो ओम जो कि 1000 ओम, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5 मिली एम्पियर आ गया। तो अभी तो हमारे पास आईसी तो आ गया, और अब आईसी आ गया तो हम लोग को ये पता है कि बीटा इज इक्वल टू आईसी बाय आईबी होता है। तो यहाँ से हम लोग आईबी भी निकाल सकते हैं। आईबी कितना हो जाएगा, 5 मिली एम्पियर अपॉन बीटा जो था वो कितना था 250, तो इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारा 20 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ से हमको आईबी जो मिलेगा वो कितना मिल चुका है, 20 माइक्रो एम्पियर मिल गया। तो ये हमारा बेस करंट आ गया जो कि हम लोग को फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करना था। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है वो कि डिटरमाइन वी आई व्हेन द ट्रांजिस्टर इज स्विच्ड ऑन। ट्रांजिस्टर इज स्विच्ड ऑन, तो अब जब स्विच ऑन की केस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमारा इनपुट वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, आई बी आर बी प्लस वीबीई, है ना। स्विच ऑन के केस में ये प्लस वीबी, ये तो वही इक्वेशन है जो हम लोगों ने केवीएल से लिखी थी। अब इन्होंने ये बोल दिया है कि स्विच ऑन के केस में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो सैचुरेटेड होता है, और उस केस में क्या होता है कि वीबीई का वैल्यू इन्होंने दे दिया है, वो कितना है 0.8 वोल्ट है। तो 0.8 वोल्ट है, तो यहाँ से अब हम लोग पुट कर देते हैं। तो देखो कितना है, आई बी हम लोगों ने निकाला 20 माइक्रो एम्पियर इंटू आरबी, आरबी दिया हुआ था, है ना, कितना दिया हुआ था 100 किलो ओम। ठीक है, 100 किलो ओम दिया हुआ था, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आरबी जो है वो 100 किलो ओम है, तो वो 10⁵ यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया 10⁵ प्लस 0.8, बीबी का वैल्यू जो है वो 0.8 है, जो कि कितना हो जाएगा ये, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 0.8 जो कि कितना हो जाएगा 2.8 वोल्ट आ जाएगा। तो हमारा बी पार्ट जो है वो बी पार्ट भी सॉल्व हो गया है। तो ये हमारे बी पार्ट का आंसर है। अब इन्होंने सी पार्ट में क्या पूछा है, सी पार्ट में पूछा है फाइंड द रेंजेस ऑफ वी आई, इनपुट वोल्टेज का रेंज बताना है अपने को, जो कि वीबीबी है, फॉर विच द ट्रांजिस्टर इज स्विच्ड ऑफ एंड स्विच ऑन। नी वोल्टेज दे दिया है 0.6 वोल्ट। ठीक है, तो अब इन्होंने ये बोल दिया, है ना, रेंज निकालनी है अपने को। तो अब जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, तो वी आई जो है, वी आई की अगर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, वी आई जो है वो अगर 0 से 0.6 वोल्ट तक हुआ, ये 0.6 वोल्ट ही क्यों सेलेक्ट किया हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे नी वोल्टेज जो है वो 0.6 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो उस केस में जब हम लोग बात करेंगे तो उस केस में आई बी जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों को इस नी वोल्टेज से तो ज्यादा ही वोल्टेज लगाना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास क्या होगा। यहाँ पे देखो अगर तुम लोगों ने ये नी वोल्टेज से भी कम लगा दिया, है ना, नी वोल्टेज से भी कम लगा दिया, तब उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास कोई करंट ही नहीं आएगा, है ना। तो आई बी जीरो हो जाएगा, आई बी जीरो हो जाएगा तो आईसी भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि स्विच जो है वो ऑफ है ना, स्विच जो है वो ऑफ है। और अगर वी आई जो है, वी आई जो है, देखो ये मिनिमम करंट हम लोग, मिनिमम पोटेंशियल निकाला था हम लोगों ने कितना 2.8 वोल्ट। तो अगर 2.8 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में होगा, है ना, 5 वोल्ट के बीच में होगा, तब उस केस में आई बी जो आएगा वो जीरो नहीं आएगा, और आईसी जो होगा, आईसी भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। तब उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये जो स्विच है वो क्या हो जाएगा, फुल्ली ऑन हो जाएगा। तो इसी को हम लोग सैचुरेशन बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नी वोल्टेज जो हम लोग को दिया हुआ था, नी वोल्टेज के केस में 0 से 0.6 वोल्ट तक तो आई भी जीरो हो जाएगा। और अगर यहाँ पे हम लोगों ने मिनिमम वी आई निकाला था, है ना, वी ट्रांजिशन इज स्विच ऑन, तो 2.8 वोल्ट पे ट्रांजिस्टर जो है वो स्विच ऑन हुआ था, तो इससे ज्यादा पे तो स्विच ऑन रहेगा वो। तो 2.8 से 5 वोल्ट के बीच में वो स्विच ऑन रहेगा। अब यहीं पे अगर हम लोग आगे आ जाते हैं तो हम लोग पहुंच जाएंगे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर पे, है ना। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर की अगर हम लोग बात करें, तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, तो ये ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हम लोगों ने इसी का सर्किट डायग्राम बना दिया है। ये हमारा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ही है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ से देख रहे हैं तो क्या होगा, पहली इक्वेशन अगर हम लोग यहाँ पे केवीएल लगाएं तो क्या हो जाएगा, वी बी बी इज इक्वल टू आई बी आर बी, यहाँ से जो करंट जा रहा होगा उसको हम लोगों ने आई बी बोल दिया, आई बी आर बी प्लस वी बी, है ना। तो ये वीबीबी जो है यही हमारा इनपुट है, तो इसी को हम लोगों ने वी बोल दिया। अब ये अगर डायनेमिक होगा, चेंज हो रहा होगा, तो डेल्टा वीबीबी इज इक्वल टू डेल्टा आई बी आर बी प्लस वीबी। ठीक है, और डेल्टा वीबी अपॉन डेल्टा आई बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनपुट रेजिस्टेंस, जिसको हम लोगों ने आर आई बोल दिया है ना, इनपुट रेजिस्टेंस वो हमारा आर आई है। वैसे ही हम लोग वी आई जो है वो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, डेल्टा आई बी आर बी इज प्लस डेल्टा आई बी इंटू आर आई। ठीक है, क्योंकि हमारा ये जो VBE था, VBE का वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया, जो कि कितना हो गया, डेल्टा आई बी इंटू आर आई। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा लगा सकते हैं हम लोग, है ना।
अब यहाँ से जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वी आई जो होगा वो वी आई कितना हो जाएगा, डेल्टा आई बी हम लोगों ने कॉमन ले लिया, डेल्टा आई बी तो कितना हो जाएगा, आर आई प्लस आर बी, है ना, ये आर आई प्लस आर बी हो गया, इज इक्वल टू डेल्टा आई बी इंटू आर। आर जो हो जाएगा वो क्या होगा, आर जो हो जाएगा वो आर हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, आर आई प्लस आर बी। तो वहीं से अब अगर हम लोग आउटपुट की बात करेंगे तो आउटपुट देखो, आउटपुट है वीसीई, वीसीई क्या हो जाएगा, वीसीई हो जाएगा हमारा वीसीसी माइनस आईसीआरसी। और अगर हम लोग आउटपुट की बात करेंगे तो डेल्टा वीसीई इज इक्वल टू डेल्टा वीसीसी माइनस डेल्टा आईसीआरसी। तो यहाँ से हमारा, और अगर डेल्टा वीसीसी को अगर हम लोग जीरो ले लें, है ना, ये अगर जीरो हो जाएगा क्योंकि डेल्टा वीसीसी तो जीरो है, देखो यहाँ पे ये वीसीसी तो फिक्स है, तो डेल्टा वीसीसी अगर जीरो है तो वो कितना हो जाएगा, डेल्टा मतलब वीओ जो होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा आईसीआरसी। ठीक है, तो वो जीरो था, है ना, डेल्टा वीसीसी, क्योंकि ये वीसीसी तो फिक्स है तो इसका डायनेमिक तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि डेल्टा जो तो फिक्स है ना, तो इसका चेंज तो जीरो ही है। ठीक है, तो वो तो यहाँ से हम लोगों ने इसीलिए इस वैल्यू को हम लोगों ने जीरो पुट कर दिया था यहाँ पे, और फिर हम लोग उसको क्या लिख देंगे, माइनस आईसी डेल्टा आईसीआरसी। ठीक है, तो ये सारी इक्वेशन जो है ये हमको यूज करनी है, तो इसी को हम लोग यूज करते हुए कुछ दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि फॉर अ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, है ना, कॉमन एमिटर की ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम। तो यहाँ पे अपने को सबसे पहली बात तो कलेक्टर रेजिस्टेंस दिया हुआ है आरसी, आरसी जो दिया हुआ है वो 2 किलो ओम है, जो कि 2000 ओम हो गया। ठीक है, इस 2 वोल्ट, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को आउटपुट जो मिल रहा है वीओ वो कितना है, 2 वोल्ट है। सपोज द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 100, है ना, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर मतलब बीटा, बीटा जो है वो हमारा डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी, ये हम लोग को दिया हुआ है, ये कितना है, 100 है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर बी इन सीरीज विथ वीबीबी सप्लाई ऑफ 2 वोल्ट, तो वीबीबी भी दिया हुआ है जो कि 2 वोल्ट है। और अब इसके अगले केस में अपने को सबसे पहले तो आरबी निकालना है, उसके अगले पार्ट में अपने को निकालना है कि इफ द बेस करंट हैज टू बी 10 टाइम्स द सिग्नल करंट, है ना, बेस करंट अगर 10 टाइम ऑफ द सिग्नल करंट, ऑल्सो कैलकुलेट द डीसी ड्रॉप अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस एज्यूमिंग नी वोल्टेज टू बी 0.6 वोल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता है कि वीओ जो होता है वो कितना हो जाएगा हमारा, डेल्टा आईसी आरसी। तो यहाँ से हम लोगों ने पुट कर दिया, वीओ जो है वो 2, डेल्टा आईसी आरसी अपने को दिया हुआ है जो कि 2 किलो ओम है, तो 2000 ओम। तो यहाँ से डेल्टा आईसी आ जाएगा मेरे पास, जो कि कितना आ रहा है, 1 मिली एम्पियर आ गया, डेल्टा आईसी 1 मिली एम्पियर आ गया। अब जो हमारा इनपुट सिग्नल है अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखो, इनपुट सिग्नल जो होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा बेस करंट, है ना, ये जो आईबी है, ये जो इनपुट करंट है हमारा, वो इनपुट करंट क्या होगा, हमारा बेस करंट होगा जो कि आईबी होगा। ठीक है, आईबी है ये हमारा इनपुट करंट है, क्यों, क्योंकि यही हमारा बैटरी वीवीबी जो है वो हमारी इनपुट है ना, इधर से इनपुट होगा ये आउटपुट होगा, तो इनपुट करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा आईबी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोगों को ये पता है कि यार बीटा जो दिया हुआ है बीटा 100 है ना, तो यहाँ से हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो डेल्टा आई बी आएगा, डेल्टा आई बी विल बी इक्वल टू डेल्टा आई सी बाई 100, डेल्टा आई सी बाई 100 जो कि किसके बराबर हो जाएगा, ये हो गया हमारा 10 माइक्रो एम्पियर, डेल्टा आई सी हम लोगों ने निकाल दिया 1 मिली एम्पियर, तो ये 10 माइक्रो एम्पियर। तो अब यहाँ से अब हम लोगों को क्या मिल रहा है कि अगर मुझे आईबी निकालना है ना, आईबी निकालना है, बेस करंट हैज टू बी 10 टाइम्स द सिग्नल करंट, है ना, सिग्नल करंट जो होगा वो हमारा डेल्टा आईबी है, ये है हमारा सिग्नल इनपुट करंट। ठीक है, ये है हमारा सिग्नल इनपुट करंट जो कि किसके बराबर है, अभी निकाला हम लोगों ने 10 माइक्रो एम्पियर। और इसने क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द बेस करंट हैज टू बी 10 टाइम्स द सिग्नल करंट, तो आईबी जो होगा वो 10 टाइम्स ऑफ डेल्टा आईबी, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है हम लोग को, जो कि किसके बराबर आ रहा है, 100 माइक्रो एम्पियर, जो कि कितना हो जाएगा, 0.1 मिली एम्पियर हो गया। तो आईबी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया है, आईबी का वैल्यू कितना हो गया, 0.1 मिली एम्पियर आ गया है। वहीं पे तो अब हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं इसको, अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, तो इक्वेशन क्या थी हमारी, इनपुट वाली, वीबीबी इज इक्वल टू वीबीई प्लस आईबीआरबी, वीबीई प्लस आईबीआरबी। तो वीबीबी जो था वो कितना था, 2 वोल्ट, वीबीई जो हमारा नी वोल्टेज दिया हुआ है 0.6 प्लस आईबी अभी हम लोगों ने निकाला 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू आरबी, आरबी जो है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है ना, तो यहाँ से हम लोगों को आरबी कैलकुलेट करना है, तो आरबी ये हम लोगों ने आरबी लिख लिया। तो आरबी जो आ रहा है हमारे पास, वो आरबी कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1.4 अपॉन 10 टू द पावर
4, तो यह 1.4 अपॉन 10⁻⁻4 जो कि किसके बराबर आ जाएगा, 14 किलो ओम के बराबर आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा 14 किलो ओम। अब इसने क्या बोला, ऑल्सो कैलकुलेट द डीसी ड्रॉप अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस। तो ये जो कलेक्टर रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस हमको डीसी ड्रॉप भी निकालना है, तो वो भी निकाल देते हैं। तो आईसी जो होता है वो आईसी क्या हो जाएगा, बीटा इंटू आई बी, बीटा इंटू आई बी हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 इंटू 0.1 मिली एम्पियर। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 मिली एम्पियर आ गया। तो ये हमारा आईसी आ गया। आईसी आ गया तो हम लोगों को वीसी निकालना है जो कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, आईसीआरसी। तो वो कितना है, 10 इंटू 10⁻³ इंटू जो हमारा आरसी हम लोग को दिया हुआ था, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आरसी हम लोग को दिया हुआ है जो कि कितना है, 2 किलो ओम। देखो ये 2 किलो ओम दिया हुआ है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 किलो ओम, तो 2 इंटू 1000, तो ये आ जाएगा हमारा वीसी जो कि 20 वोल्ट आ जाएगा। तो यही हम लोगों को इस पार्ट में भी कैलकुलेट करना था। तो हम लोगों को फाइनली डीसी ड्रॉप अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस भी मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग, इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो उस क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोल रहे हैं कि VCC इज इक्वल टू 8 वोल्ट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को ये कॉन्फ़िगरेशन भी दिया हुआ है कि ये कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है ना, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है। हम लोग को ये बोला है कि VCC जो है वो 8 वोल्ट है, अल्फा जो है वो 25/26 है, और आर आई है ना, आर आई जो है वो हमारा 200 ओम है इनपुट रेजिस्टेंस। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ये भी दिया हुआ है जो कि 8 ओम ओल्ड, मतलब 8 ओम लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 0.8 वोल्ट है। हम लोग को आई बी निकालना है, वीसीई निकालना है, एवी निकालना है। एवी जो होगा वो वोल्टेज गेन है, और हम लोग को पावर गेन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले तो हम लोग को ये पता होता है कि वी आर सी, मतलब अगर हम लोग देखें तो जो लोड रेजिस्टेंस था, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है हमको, वो कितना दिया हुआ है, 0.8 वोल्ट है। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एम्पलीफायर के केस में तो कितना हो जाएगा, वो आईसीआरसी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को आईसी मिल जाएगा जो कि कितना हो जाएगा, 0.8 अपॉन आरसी भी दिया हुआ है 800। आईसी आ गया हमारे पास 1 मिली एम्पियर, आईसी आ गया हमारे पास 1 मिली एम्पियर। तो अब जो करंट गेन होता है, करंट गेन वो क्या होता है, वो होता है हमारा बीटा। और इस बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा अपॉन 1 - अल्फा, है ना। करंट गेन जो होता है वो होता है बीटा, है ना। उसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा अपॉन 1 - अल्फा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 25/26 अपॉन 1 - 25/26। तो बीटा जो आ रहा है मेरे पास, वो बीटा कितना आ गया, बीटा आ गया हमारे पास कुछ 25 के बराबर आ गया बीटा। अब वहीं से अगर हम लोग आगे बढ़े हैं तो यहाँ से हमारे पास बेस करंट आईबी, आईबी जो होगा वो क्या हो जाएगा, आईसी बाई बीटा। आईबी जो होगा वो आईसी बाई बीटा, आईसी हम लोगों ने निकाल दिया 1/25 मिली एम्पियर आ जाएगा ये, है ना। तो यहाँ से जब तुम लोग इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया हमारा कुछ 40 μA। तो हमारे पास जो बीटा होगा बेस करंट, मतलब आईबी जो होगा वो भी कितना आ गया हमारे पास, 40 μA आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने बेस करंट निकाल दिया है जो कि 40 μA। तो ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया, ये 40 μA आ गया। अब वहीं पे VCE निकालना है मुझे, VCE। तो VCE निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है जो कि क्या होती है, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। VCE जो होता है वो किसके बराबर होता है, VCC माइनस ICRC। तो यहाँ से जब हम लोग देख रहे हैं तो वो कितना आ जाएगा, VCE इज इक्वल टू VCC जो था वो कितना है, हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो ये VCC जो है वो दिया हुआ है 8 वोल्ट, माइनस ICRC, IC हम लोगों ने निकाला 1 मिली एम्पियर, इंटू आरसी, आरसी भी दिया हुआ है जो कि 800 है। तो माइनस 1 मिली एम्पियर इंटू आरसी जो कि 800 है, तो ये 0.8 आ जाएगा। तो 8 - 0.8, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7.2 वोल्ट। तो VCE भी आ गया हमारे पास जो कि कितना है, 7.2 वोल्ट आ गया। अब एवी जो है ना, वोल्टेज गेन, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा करंट गेन इंटू आर एल अपॉन आर आई, करंट गेन इंटू लोड रेजिस्टेंस अपॉन आर आई, है ना। तो ये है हमारा वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन जो होगा, तो वोल्टेज गेन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो अगर हम लोग इसको लिखें आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, तो ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज गेन। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं जो कि इनपुट वोल्टेज
अब यहाँ से जब हम लोग करंट गेन की बात करेंगे, मतलब एवी की बात करेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा इनपुट करंट, आउटपुट करंट अपॉन, तो आउटपुट करंट क्या था यहाँ पे, आईसी इंटू आरसी, या फिर अपॉन इनपुट करंट जो था वो क्या था, आईबी अपॉन इनपुट इनपुट रेजिस्टेंस आरबी, है ना, इनपुट रेजिस्टेंस जो था वो हमारा आरबी था। तो इसको हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। अब जैसे आईसी बाय आईबी जो होता है वो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो हो जाएगा हमारा बीटा, और आरसी जो है वही हमारा लोड रेजिस्टेंस, और इनपुट रेजिस्टेंस इसको हम लोगों ने आर ही लिख दिया, तो वही हमारा वोल्टेज गेन आ जाता है। तो जो वोल्टेज गेन आ रहा है हमारे पास वो बीटा इंटू आर एल अपॉन आर आई। तो बीटा जो है वो बीटा कितना है, वो हो जाएगा हमारा 25 इंटू आर एल, हम लोगों को पता है वही हमारा आरसी है जो कि 800, और इनपुट रेजिस्टेंस जो होगा वो हमारा आरबी होगा, जो कि अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, शायद यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस जो है हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो कि कितना है 200 ओम है इनपुट रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम लोग 200 से डिवाइड कर देंगे, तो वो जो वोल्टेज गेन आ रहा है हमारे पास, वो वोल्टेज गेन कितना आ गया, वोल्टेज गेन आ गया हमारे पास 400 आ जाएगा। ठीक है, वोल्टेज गेन भी आ गया हमारे पास। तो अब मेरे पास पावर गेन अगर मुझे निकालना होगा, तो पावर गेन क्या हो जाएगा, पावर गेन हो जाता है हमारा वोल्टेज गेन, पावर गेन का फॉर्मूला होता है हमारा वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। तो पावर गेन जो होगा वो हो जाएगा हमारा वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, वोल्टेज गेन है हमारा 100 इंटू 25, है ना, वोल्टेज गेन था 100 और करंट गेन था 25, तो पावर गेन जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 2500 हो जाएगा। तो यही था, इतना ही करना है हम लोगों को। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई होप कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल फॉर फर्दर यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग स्टफ। थैंक यू।